गुड मॉर्निंग बेटे। आज अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। भाई कार्डियक एक्टिविटी किस टाइप से रेगुलेट होती है हमारे अंदर, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखिए, कार्डियक एक्टिविटी की अगर अपन रेगुलेशन की बात करते हैं बेटा, तो हमारे अंदर हार्ट का जो रेगुलेशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है इंट्रिंसिक रेगुलेशन और एक होता है बेटा एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। इंट्रिंसिक रेगुलेशन और एक्सट्रिंसिक। सबसे पहले मैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन की बात करूं बेटा, अगर इंट्रिंसिक रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि ह्यूमन का जो हार्ट है ना वो मायोजेनिक है, और मायोजेनिक होने के कारण हमारी जो मसल्स होती है वो खुद ही इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जो है उसको जनरेट करती है, ठीक है, कार्डियक मसल्स के द्वारा, ठीक है। तो हमारे अंदर दो नोड्स हैं, एक को बोलते हैं बेटा एसए नोड, एक को बोलते हैं एवी नोड, और ये मिलकर बनाते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। एसए नोड से कोई भी इम्पल्स जनरेट होगा, वो इम्पल्स एवी नोड के पास में जाएगा, एवी नोड जो है उसको बंडल ऑफ हिस को देगा, बंडल ऑफ हिस जो है उस नोड को ट्रांसफ़र कर देगा किसको बेटा, परकिंजी फाइबर्स को। इस तरीके से हमारे अंदर कंडक्शन होता है। तो अगर अपन इंट्रिंसिक रेगुलेशन में देखें तो अपना ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ठीक है। हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक, एज इट जनरेट इट्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल impulse through an activity of certain muscles called myogenic muscles, ठीक है। मायोजेनिक मसल जो होती है वो दो नोड बनाती है, ठीक है। तो द मायोजेनिक मसल्स फॉर्म टू नोड्स, द मायोजेनिक मसल्स फॉर्म टू नोड्स। कितने नोड्स बनाती है बेटा, दो नोड्स बनाती है। एंड ए network called cardiac conduction system। क्या बनाती है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। तो इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं बेटा, एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है और परकिंजी फाइबर्स होता है। तो इसके अंदर अपने को क्या क्या मिलेगा, एस ए नोड दैट इज साइनो-ऑरिकुलर नोड, ए वी नोड ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस, और चौथा होगा परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। इसमें जो एसए नोड होता है बेटा ये इम्पल्स को जनरेट करता है, इसको अपन एसए नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर। ये 70 MV तक की इम्पल्स को जनरेट करता है, 70 से 80। एवी नोड को अपन क्या बोलते हैं, पेस सेटर। ये बेटा 40 MV तक की इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, ठीक है। और अगर अपन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखें जो ऐसे नोड के यहाँ पर है, ठीक है, तो उसमें सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ जो होगा बेटा वो ज़्यादा होगा, अंदर की तरफ कम होगा, तो बाद में एक्सचेंज होगा तो इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है। तो इस टाइप से हमारे अंदर अगर अपन देखें तो एक कंडक्टिंग सिस्टम बनता है बेटा जो इंट्रिंसिक कहलाता है। तो इंट्रिंसिक के अंदर आप देखेंगे तो ह्यूमन का हार्ट जो है मायोजेनिक है, खुद इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। और इसके अंदर अपने को 4 कंपोनेंट्स हैं, ये 4 कंपोनेंट्स बेटा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये चारों कंपोनेंट क्या करेंगे, अपने को हेल्प करेंगे, ठीक है।
जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ऐसे नोड का, उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है सोडियम आयन का, ध्यान रखना। जो मैं लिख देता हूँ, द एक्स्ट्रा सेलुलर fluid of SA node has high concentration of सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन का हाई कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर होता है। फिर वही सोडियम आयन बाहर होता है तो बाहर प्लस चार्ज होता है, फिर बाहर से अंदर आता है थ्रू सोडियम चैनल, तो अंदर की तरफ प्लस हो जाता है, बाहर की तरफ माइनस हो जाता है। इस टाइप से इम्पल्स जो है बेटा वो जनरेट होती है। इसमें एसए नोड और एवी नोड दोनों बेटा ओरिकल्स के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एसए नोड और एवी नोड को अगर अपन देखेंगे तो दोनों ही ओरिकल में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो जो एवी नोड है वो राइट एट्रियम और जहाँ कोरोनरी साइनस ओपन होता है, ठीक है, तो पोस्टीरियर सेप्टल वॉल ऑफ राइट एट्रियम की जो सेप्टल वॉल है, राइट ओरिकल्स और लेफ्ट ओरिकल के बीच में जो सेप्टल वॉल है जहाँ पे कोरोनरी साइनस ओपन होता है बेटा, वहाँ पे एवी नोड होता है और उसके ऊपर अपने को क्या मिलता है, ऐसे नोड मिलता है। तो दोनों के दोनों अपने को ओरिकल्स में मिलते हैं। और उसके बाद में वेंट्रिकल्स के यहाँ पे बंडल ऑफ हीसअप मिलेगा और फिर बाद में परकिंजी फाइबर्स मिलेगा। ये क्या हुआ बेटा, इंट्रिंसिक रेगुलेशन। इसके बाद में आता है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन, एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो जो हमारे अंदर कार्डियक इम्पल्स होती है उसको रेगुलेट करने वाला हमारे अंदर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कार्डियक impulse is also regulated by a center in medulla oblongata through ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ANS का फुल फॉर्म होता है बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो कंपोनेंट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्या करता है, वेगस नर्व की मदद से डी एसिलरेट करता है नोडल एक्टिविटी को। द पैरा सिंपैथेटिक component of autonomic nervous system decelerate the nodal activities via वेगस नर्व होती है। ठीक है, वेगस नर्व की मदद से वो डीएसेलरेट करता है, ठीक है, नोडल एक्टिविटीज़ को, वाइल सिंपैथेटिक कंपोनेंट क्या करेगा, एसिलरेट। सिंपैथेटिक इसको क्या करेगा बेटा, एसिलरेट करेगा। ऐसे एक हार्मोन होता है बेटा, ये आपने सुना भी है, हार्मोन एड्रेनालिन, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, या अपन क्या बोलते हैं इसको, एपिनेफ्रिन।
एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट नोडल एक्टिविटी, ऐसे नोड एवी नोड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। वाइल जो नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन है वो नॉर्मल वर्किंग के लिए इसेंशियल है, ठीक है, कम नहीं करता है, ध्यान उल्टा मत कर देना। वाइल नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन is essential for normal वर्किंग, ये नॉर्मल वर्किंग के लिए इसेंशियल होता है बेटा, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। तो ह्यूमन हार्ट कैसा होगा? मायोजेनिक। एक क्वेश्चन आता है न्यूरोजेनिक हार्ट किसके अंदर मिलता है? तो न्यूरोजेनिक हार्ट की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो आर्थ्रोपोड्स और सम एनालिट्स, उनका जो हार्ट होता है ना वो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। कैसा होता है बेटा? न्यूरोजेनिक। बेसिकली वो नर्व्स के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो इम्पल्स जो होती है ना वो आउटसाइड से आती है, उनकी जो इम्पल्स होती है वो कहाँ से आती है? आउटसाइड से आती है। अगर आपने न्यूरोजेनिक हार्ट को निकाल दिया, ठीक है, तो वो बीट करना बंद कर देगा। मायोजेनिक हार्ट जो है वो कुछ समय तक तो बीट करता रहेगा, जब तक उसको नरिशमेंट मिलता रहेगा, उसके फेवर की कंडीशन मिलती रहेगी, जब तक वो बीट करता रहेगा। इसीलिए जो ह्यूमन हार्ट है वो ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो इट विल कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम, ठीक है। अगर आपने उसको डिटैच कर दिया तो कुछ समय तक वो बीट करता रहता है, लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट तुरंत बीट करना क्या कर देता है बेटा? बंद कर देता है। न्यूरोजेनिक हार्ट अपने देखें तो एनालिट्स के अंदर, कुछ एनालिट्स के अंदर मिलता है और आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलता है। अब आता है हार्ट साउंड। हार्ट के कौन कौन से साउंड अपने को सुनाई देते हैं? तो हार्ट के साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप जो होता है बेटा उसको यूज़ किया जाता है। हार्ट साउंड जिसको आप नॉर्मली धक 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 बोलते हैं, तो हार्ट साउंड की अगर अपन बात करें बेटा, ठीक है, तो हार्ट जब बीट करता है तो दो टाइप के साउंड प्रोड्यूस करता है। एक तो साउंड होता है जब वॉल क्लोज होते हैं, ठीक है, तो वॉल क्लोज होने से जो साउंड क्रिएट होता है, तो दो वॉल हैं बेटा, सेमिलुनार वॉल है और एवी वॉल है, ठीक है। तो जब भी वॉल क्लोज होंगे तो इट क्रिएट ए साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होगा ना S1 वो सिस्टोलिक साउंड होगा, उसको अपन बोलेंगे लब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड is called सिस्टोलिक साउंड S1। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोलिक हार्ट साउंड S1। और लब क्या बोलेंगे? लब। ये लाउड होता है, इट इज लाउड एंड लो पिच, ठीक है, लाउड होता है, लो पिच होता है। और ये क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो हैं वो क्लोज होते हैं। तो दिस साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल। एवी वॉल मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो हैं वो बंद होंगे, तो बेटा क्या होगा? ये साउंड क्रिएट होगा जिसको अपन बोलेंगे लब। और एवी वॉल कब बंद होता है? जब वेंट्रिकल सिस्टोल बिगिंस होता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक साउंड, ठीक है। एवी वॉल मतलब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ठीक है। और कब क्रिएट होगा? जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, क्योंकि वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, क्योंकि बैक फ्लो होगा ब्लड का, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं बेटा? बंद हो जाते हैं, ठीक है। और कितने समय तक के लिए सुनाते हैं? ये 0.16 सेकंड तक अपने को बेटा ये साउंड जो है सुनाई देता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होगा
वो होगा बेटा सिस्टोलिक साउंड, दैट इज लव। अब यहीं पे अगर अपन सेकंड हार्ट साउंड की बात करें, सेकंड हार्ट साउंड ये होगा डब, ठीक है, दैट इज S2। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, ये होगा बेटा डब या S2। S1 उसको बोला था, इसको S2 बोलते हैं। और ये डायस्टोलिक साउंड होता है, डायस्टोलिक साउंड, ठीक है। इसकी हाई पिच होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। हाई पिच, शॉर्ट ड्यूरेशन, 0.10 सेकंड तक का ये केवल होता है बेटा। और वेंट्रिकल का डायस्टोल जैसे स्टार्ट होगा तो पल्मोनरी और सेमिलुनर वॉल क्लोज होंगे, तो उनके क्लोजर से ये साउंड क्रिएट होता है, इसीलिए इसको डायस्टोलिक साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक साउंड। तो दिस साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वॉल। जो पल्मोनरी वॉल है बेटा, एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा के अंदर यहाँ पे जो सेमिलुनर वॉल है ना, उनके क्लोजर से ये बनता है, तो उसको अपन बोलते हैं सेकंड हार्ट साउंड, दैट इज डब, ठीक है। अब अगर हार्ट के वॉल में कोई डिफेक्ट हो गया, ठीक है, हार्ट के वॉल में अगर कोई डिफेक्ट हो गया तो उससे जो डिसीज़ होती है वो होता है रूमेटिक फीवर, सिपेलिसिस, तो इससे एक एबनॉर्मल साउंड आता है बेटा, उसको बोलते हैं कार्डियक मरमर। क्या बोलते हैं, कार्डियक मरमर। तो कार्डियक मरमर एक एबनॉर्मल साउंड होता है, जो नॉर्मल लबडब होता है इससे अलग, नॉर्मल साउंड से अलग दिखेगा, पता लगेगा बहुत लंबा जा रहा है, बहुत छोटा जा रहा है। तो वो जो लंबा साउंड खिंचा रहा है, छोटा साउंड जा रहा है, मतलब वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है या ओपन नहीं हो रहा है, तो डिफेक्ट हो जाता है बेटा वॉल के अंदर, तो उस पर्टिकुलर को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक मरमर, ठीक है। कार्डियक मरमर उसको बोलते हैं। वो देखते हैं कार्डियक मरमर किस टाइप का, सिस्टोलिक वाला है, डायस्टोलिक वाला है, किस टाइप का डिफेक्ट है। तो अगर डायस्टोलिक मरमर जो है वो जनरली सेमिलुनर वॉल में डिफेक्ट होगा, सिस्टोलिक मरमर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल में डिफेक्ट होगा, तो उसको अपन का थर्ड साउंड कार्डियक मरमर भी उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट या हार्ट आउटपुट। नॉर्मली अगर अपन देखें तो जो हार्ट है नॉर्मल पर्सन का, वो 70 ml ब्लड हर कॉन्ट्रैक्शन में बाहर फेंकता है। तो कितनी बीट होती है हमारे अंदर, 72। तो कितना ब्लड, जैसे अपने को ये मालूम है एक बीट में या एक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, अपन बीट नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, 1 कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml ब्लड बाहर जाता है, ठीक है। तो टोटल हार्ट बीट कितनी है अपनी, टोटल हार्ट बीट पर मिनट 72। तो 70 इंटू 72 दैट इज इक्वल्स टू 5040 ml, कितना होगा, 5 लीटर के आसपास एक मिनट में ब्लड जो है, एक मिनट में हार्ट ब्लड 5 लीटर को पंप कर देता है, ठीक है। उसी को अपन बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट जो है पंप कर रहा है। तो हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर बेटा, वो एक मिनट में क्या हो जाता है, हार्ट से पूरा का पूरा पंप हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। अब आता है डिसऑर्डर्स, ठीक है। कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो हार्ट के हैं। तो कॉमन डिसऑर्डर जो मैं बता चुका हूँ वो मैं आपको डबल से रिपीट नहीं करूँगा, केवल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ डिसऑर्डर्स। तो इसमें मैं आपको हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों बता चुका हूँ। तो हाइपर टेंशन, जब ब्लड प्रेशर जो है बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
वो चाहे सिस्टोलिक बढ़े चाहे वो डायस्टोलिक बढ़े, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, वेरिकोज वेन, ओबेसिटी, ये सारे इसके डिसऑर्डर हो सकते हैं, इसके कॉजेस हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो मैनेज हो जाता है, ये ध्यान रखना। हाई ब्लड प्रेशर कितना भी होगा ना तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन लो ब्लड प्रेशर जो है उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो ब्लड प्रेशर का कम होना ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ठीक है। और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बेटा हमको सॉल्ट वगैरह इंटेक करना कम करना पड़ेगा, सॉल्ट वगैरह बंद करना पड़ेगा। और ब्लड प्रेशर अगर कम है तो अपने को सॉल्ट वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब भी खाना बन गया उस पर ऊपर से नमक डालकर फीड नहीं करना चाहिए। आप जितना एक्सेस नमक डालोगे उतना आप हाइपरटेंशन की तरफ आप जाओगे, ठीक है। और जब भी हाइपरटेंशन होता है बेटा तो कई बार इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है कि जो आर्टरीज़ हैं वो डैमेज कर जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। और ब्रेन स्ट्रोक के बाद में पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, बोलना बंद हो जाता है। तो जो पैरालिसिस होने का बेसिक रीज़न होता है वो होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। जितना ब्लड प्रेशर हाई होगा उतना ज़्यादा हीमोरेजिक कंडीशन होने के चांसेस होंगे, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, आवाज़ बंद हो सकती है पैरालिसिस के कारण। तो पैरालिसिस होने का बेसिक रीज़न क्या होता है बेटा, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को अगर मैनेज कर लिया तो ये सारी डिसीज़ अपने आप मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। और ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है 120/80 mm ऑफ Hg। और अपन स्फेग्नोमेनोमीटर की मदद से ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। उसके बाद में सेकंड डिसऑर्डर आता है एंजाइना। अगला है एंजाइना, ये इसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। जो चेस्ट वाला हमारा रीजन है वहाँ मसल्स होती हैं पेक्टोरिस। तो इसमें क्या होता है, सफोकेटिंग थोरेसिक पेन, मतलब हम सांस नहीं ले पाते हैं, बार बार ऐसा दर्द उठता है, पेन होता है चेस्ट वाले रीजन में, और वो पेन जो है रेडिएट करके पूरा लेफ्ट आर्म में जाता है। मतलब हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड में बेटा, तो हमारा हार्ट जो है उसके अंदर क्या होगा, स्पास्मोडिक सफोकेटिंग थोरेसिक, मतलब हमारा जो थोरेक्स है वो दम फूलने लगेगा और हार्ट में पेन होने लगेगा, और पेन जो है वो रेडिएट करते हुए हमारे पूरे आर्म में जाएगा। ये जनरली तब होता है जब डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है हार्ट मसल्स को। हार्ट के मसल्स को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड अगर नहीं मिल पा रहा है तो ये कंडीशन जनरली अराइज होती है, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है, मिडिल एज ग्रुप के अंदर, एल्डर एज ग्रुप के अंदर। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सप्लाई करने वाला पाइप है उससे अगर सप्लाई कम हो गई तो हार्ट की जो मसल्स हैं उसको प्रॉपर ना तो ब्लड मिलेगा, मतलब उसको ना तो प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा, ना उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो उसको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगेगी, रेड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाएगी। तो हार्ट की जो मसल्स हैं या तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइना। तो एंजाइना की अगर बात करें तो एंजाइना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, इसको अपन मैनेज कर सकते हैं। टाइमली अगर हॉस्पिटल पहुंच गए, टाइमली चीज़ें डिटेक्ट हो गई तो ये मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं इट इज़ रिकरेंट स्पास्मोडिक। स्पास्मोडिक का मतलब पूरा मरोड़ होना, सफोकेटिंग, थोरेसिक और हार्ट, सफोकेटिंग, थोरेसिक और हार्ट, थोरेसिक पेन होगा, हार्ट पेन होगा, ठीक है, विच रेडिएट्स टू लेफ्ट आर्म, वो पूरा लेफ्ट आर्म में भी रेडिएट करके आ जाएगा। तो ये क्यों होगा, डिफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। ध्यान रखना, इट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स। हार्ट की मसल्स को डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो जाती है, ठीक है।
तो ये जनरली एक्साइटमेंट के समय भी हो जाता है, स्टर्नस एक्टिविटी के समय भी हो जाता है, और ये किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को होता है, ठीक है। तो ये मैनेज हो जाता है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, ठीक है। अगला आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट है वो ही प्रॉपर ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं कर पा रहा है। हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को एडिक्वेट अमाउंट में सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और हार्ट फेलियर एक सिंड्रोम है वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन का, कि जो वेंट्रिकल्स हैं वहीं से ब्लड जाता है, वहाँ से ब्लड पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे हो सकता है रीनल, न्यूरल, कोई भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, लंग्स के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी हार्ट जो होता है कंजेस्टिव हार्ट हो जाता है। हार्ट फेलियर जो है उससे और हार्ट अटैक में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? हार्ट की मसल्स ही डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। हार्ट अटैक मतलब हार्ट मसल डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई बराबर नहीं हो रही है, तो मसल्स ही क्या हो गई है बेटा, धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है, दैट इज़ हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट, जहाँ पे हार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया, लाइट चली गई, कंडक्टिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक। अपने यहाँ नॉर्मल सबको हार्ट अटैक बोल देते हैं कि हार्ट अटैक आया, नहीं। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं होने से मसल्स मर जा रही हैं डायरेक्ट। उसको अपन मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मायोकार्डियल इन्फाक्शन। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होगा कि जो सप्लाई थी, जो एसए नोड था, एवी नोड था, उसने पूरा ही काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। पूरा हार्ट हमारा जो है अपनी पूरी हार्ट बीट ही क्या हो जाती है बेटा, बंद हो जाती है। तो हार्ट फेलियर की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन दोनों ले लेते हैं बेटा। इसमें हार्ट अटैक भी आ जाता है और कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट में आपको बता चुका हूँ क्या हो जाएगा, स्टॉपेज ऑफ हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट पूरी ख़त्म हो जाएगी। और हार्ट अटैक के अंदर क्या होगा, जो मसल्स हैं बेटा उसको इनएडिक्वेट सप्लाई होगी। इसके बाद में अगला आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, इसको सीएडी भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या हो जाता है, एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, प्लेग का जमा हो जाना, तो आर्टरी का जो ल्यूमेन है बेटा वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो ब्लड है उसका फ्लो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, जिसके कारण जो थोरेसिक पेन भी होगा, नोसिया भी होगा, ईसीजी चेंज हो जाएगी। तो उसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में क्या होगा बेटा कि कोरोनरी आर्टरीज अंडरगो एथीरोस्क्लेरोसिस। बेटा एथीरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस दोनों अलग अलग हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के अंदर इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है, और एथीरोस्क्लेरोसिस की अगर अपन बात करें तो इसमें एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का। तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, डिपोजिशन होगा बेटा, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, प्लेग, इन सब का डिपोजिशन हो जाएगा। सो ल्यूमेन गेट नेरो, ल्यूमेन जो है वो नेरो हो जाएगा। तो एथीरोस्क्लेरोसिस जो है बेटा वो मिडिल एज में होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो देखेंगे अपन वो ओल्ड एज में चला जाएगा, जब आर्टरी की इलास्टिसिटी जो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी,
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है बेटा प्लेक का, कोलेस्ट्रॉल का, फैट का, तो ल्यूमेन जो है बेटा वो क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो कार्डियक मसल्स की सप्लाई जो है वो डिटोरेट होने लगेगी धीरे धीरे, तो इसके कारण बेटा डिसऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर अपन एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है कि जहाँ पर भी वो क्लॉटिंग है उस क्लॉटिंग को हम ब्रेक कर देंगे, और या बाईपास सर्जरी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये सारे वो डिसऑर्डर थे बेटा जिस पर्टिकुलर चैप्टर में दिए हुए हैं।